शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय है पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 8 के हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने विशेषकर उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया है जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर जाके नहीं पढ़ सकते। आप में से कई विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं अपना जॉब करते हैं और अपनी जॉब से इतना समय नहीं निकाल पाते कि अपना अलग से पढ़ाई कर सके। या आप में से ऐसे कई विद्यार्थी है जिन्हें और भी कई तरह की दिक्कत परेशानी हो सकती है कि जिस वजह से वो अपना वो अलग से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो है यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में आप जैसे दोस्तों के लिए ज़रूरी है। यहाँ देखा जाए, मैंने यहाँ पर जो देखा जाए पॉलिटिकल साइंस को लेकर और से पहले भी कई सारी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो यहाँ मैं आपसे किसी तरह की पेमेंट वगैरह की डिमांड नहीं करता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड करता हूँ कि यहाँ जो आप जो है अपने दोस्तों के साथ अपने और जो लोग हैं जिनको इन वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है आप उनके साथ जरूर शेयर करिए। तो ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न में पहले में यहाँ से कहा जाता है यहाँ पर संविधान द्वारा शक्तियों को कितनी तथा कौन कौन सी सूचियों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमारा संविधान द्वारा जो शक्तियाँ है किसी एक के हाथों में नहीं है, बल्कि क्या उस शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। उन शक्तियों को कई रूपों में बांटा गया है। देखा यहाँ पे जैसे कहते हैं कि हमारा संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघीय सूची, इस सूची में कुल 100 विषय है और इन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची, इस सूची में कुल 61 विषय, तो कुछ विषय यहाँ पे हमारा कम ज़्यादा हो सकते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडलों के पास है। समवर्ती सूची, इस सूची में 52 विषय है। इन पर संसद, राज्य विधानमंडलों दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। सिंपल से अगर मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। इस विभाजन के बारे में जानकारी हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से मिलती है। संघ सूची में देखा जाए पे हमारा पर राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। जबकि यहाँ पे हमारा देखा जाए, हम बात करें यहाँ पे हम राज्य सूची की, तो राज्य सूची जो देखा जाए पे हमारा पर क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। इसके अलावा देखा जाए हमारा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में उन विषयों को लिया गया है जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं होती। तो ये हमारा बनता है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा जाता है भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली देने के कारण क्या है। कि देखा जाए हमारा देखा जाए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। वजह क्या है? तो हमारे देखा जाए कुछ वजह बनती है। जैसे यहाँ पे हमारा भारत में संघात्मक व्यवस्था केंद्र विमुखी शक्तियों का परिणाम है, जिसमें शक्तियाँ केंद्र के राज्यों में दी गई है। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो साथ ही साथ विभाजित भी हुआ। उस समय राष्ट्र में पृथकतावादी शक्तियाँ अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अतः नव स्वतंत्र प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है, भारत गुलाम हुआ है। अतः ऐतिहासिक सबक लेते हुए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। भारत में आर्थिक व सामाजिक विभिन्नता अत्यधिक पाई जाती है, जिनमें सामंजस्य लाने के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाना स्वाभाविक था। आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें केंद्र ही जुटा सकता है। तो ये हमारा बनता है कि केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। तो उसकी कई सारी वजह है, जिनमें से कुछ वजह मैंने आपको बताई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे कहा जाता है इस बात की व्याख्या कीजिए कि भारत ने संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया है। कि यहाँ पे हमारा देखा जाए कि भारत ने जो देखा जाए एकात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को अपनाया है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। तो क्या है ये? भारत ने एक संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया? इसकी वजह क्या बनती है हमारे यहाँ पर? हमारा राष्ट्र भारत भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से एक उपमहाद्वीप के समान है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से
संघात्मक व्यवस्था ही उपयुक्त हो सकती है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति आदि के लोग पाए जाते हैं, जिनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघात्मक व्यवस्था ही उचित समझी गई। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने के साथ साथ देशी रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया था। इन देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए संघात्मक व्यवस्था ही उपयुक्त थी। मतलब क्या बनता है, जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हमारा भारत जो देखा जाए कई सारी रियासतों में बटा हुआ था और इन सब रियासतों को एक करना जरूरी था। इसके अलावा देखा जाए नंबर 4, भारतीयों को संघात्मक व्यवस्था का अनुभव भी था, क्योंकि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि यह एक संघीय संविधान है, क्योंकि यह दोहरे शासन तंत्र की व्यवस्था करता है, जिसमें केंद्र में संघीय सरकार तथा उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकार है, जो संविधान द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। तो ये हमारे कुछ वजह बनती है जिस वजह से हमने देखा जाए पता चलता है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।